एम्स में भी हमने जिस तरीके से देखा, तो अब भर्ती घोटाले कहां नहीं होंगे, किस तरीके से लगाम लगाई जाएगी। धामी जी की वापसी हुई है और धामी जी फिर से एक बार मुख्यमंत्री के रूप में, आधिकारिक रूप में मुख्यमंत्री बनकर आए हैं, चुनाव जीतकर और गद्दी संभालेंगे। पर उसके साथ साथ ही सबसे बड़ा जो मामला भी निकल कर आया IIT रुड़की का, पूरा मामला, पूरा प्रकरण क्या है। जितना युवा साथी हमारे साथ जुड़ते रहेंगे, शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि युवा जो है सबसे ज्यादा पीड़ित इस चीजों से है। जो तैयारी कर रहा होता है, हमने एक देखा कि किस दौर से वो गुजर रहा होता है। वो पहाड़ से देहरादून आता है, कोचिंग लेता है, कई पैसे खर्च करता है, पर उसके बाद आखिर में क्या हाथ लगता है? हाथ लगता है छलावा। और आपको बताते सबसे बड़ा अपडेट यह है कि UKSSC ने जो भर्ती हुई थी सहायक लेखाकार की, उसे भी निरस्त कर दिया है। अब किस तरीके से सालों का इंतजार, उसके बाद एक तरफ जहां भर्ती निरस्त हो जाती है, फिर कहीं जो भर्तियां होती हैं उसमें घोटाले होते हैं। और लगातार मैं आपको बात बता दूं, शिव प्रसाद सेमवाल जो UKD के नेता भी हैं, केंद्र प्रवक्ता भी हैं, लगातार जो युवाओं की आवाज है और जो घोटाले हो रहे हैं उन पर आवाज उठा रहे हैं। पर कब तक ये चलन चलता रहेगा? तो सीधे चलते हैं सेमवाल जी के पास और बात करते हैं। सेमवाल साहब, पहले तो स्वागत है आपका पहाड़ टीवी पर। और बड़ा सवाल है भर्ती घोटाले जो मैं बोल रहा हूं, और लगातार FRI की बात करेंगे, एम्स की बात करेंगे, सहकारी बैंक की बात करेंगे, IIT रुड़की इतना बड़ा संस्थान जो है उस पर अब घोटालों का इल्जाम लग रहा है। क्या वो प्रकरण है, पूरा बताएं। ये अपने आप में बड़ा दुर्भाग्य है, क्योंकि IIT रुड़की हमारे देश का एक नामचीन संस्थान है और जहाँ से लोगों का एक आस्था है लोगों की उसमें। लेकिन अगर वहाँ भी इस तरीके के घोटाले होंगे तो जाहिर सी बात है कि ये तो प्रश्न चिन्ह खड़े होने स्वाभाविक है। और आज हम लोगों ने काफ़ी लंबे समय से जो IIT रुड़की के लोग हैं, IIT रुड़की से जुड़े हुए लोग हैं और जो कर्मचारी हैं और जो अन्य लोग हैं जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, विसिल ब्लोअर हैं, वो तमाम लंबे समय से हमें मांग कर रहे थे कि भाई IIT रुड़की में जो है इस तरीके से भर्ती घोटाले हो रहे हैं। और उन्होंने हमें कुछ डॉक्यूमेंट भी दिए और उन्होंने ये मांग की है कि इससे पहले कि ये जो रिजल्ट निकले उससे पहले इन चीज़ों को उठाया जाना जरूरी है। जो जिम्मेदार लोग हैं, जो इसके लिए जिम्मेदार हैं, जो जीरो टॉलरेंस के लिए जिम्मेदार हैं, जो भर्तियों में इस तरीके की अनियमितताएं न हो, उन लोगों के लिए जो जिम्मेदार लोग हैं उन तक ये बात जा सके। तो आज हम लोग इसी संदर्भ में आए हैं, जहाँ पर 8 अप्रैल 2021 को जो है विज्ञापन निकला था IIT रुड़की में। वो जो गैर शैक्षणिक भर्तियाँ होती हैं उसमें काफ़ी सारी विसंगतियाँ वगैरह हुई हैं, काफ़ी सारी अनियमितताएं, काफ़ी सारे घोटाले। तो इसके लेकर के ये है, आप ये लगा लीजिए कि 13 नवंबर 2021 को जो है ये भर्ती आयोजित की गई थी Tier 1 की। और उसके बाद जो है 1 मई 2022 को जैसे जूनियर असिस्टेंट है, जूनियर लैब असिस्टेंट है और जूनियर सुपरिटेंडेंट है, इनके लिए मेंस की परीक्षा हुई थी। मतलब Tier 2 टाइपिंग वगैरह का था उसमें जो निकल के आया है कि जो JS है और जो जूनियर लैब असिस्टेंट है और जूनियर असिस्टेंट है, उसमें जो लोग भर्ती हुए हैं उसमें कई सारे ऐसे लोग हैं जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1960, 1961 इस तरीके से आप लगा लीजिए कि मतलब जो रिटायर हो रहे हैं या हो चुके होंगे, उन लोगों को भी जो है फ्रेश तरीके से इस तरीके से भर्ती किया जा रहा है। और इसमें जब पहले चरण का ये भर्ती हुई थी Tier 1 में, तो इन लोगों को ओवर एज पाते हुए बाहर कर दिया गया था। लेकिन जब मेंस की परीक्षा दिया गया भी कि उनको एज में छूट दे दी जाए, या जो विज्ञापन में जो उम्र बताई गई थी भर्ती होने की वो भी नहीं है। इसमें जैसे मेन जो केस है, जैसे दीपक राम सैनी है, नाथीराम के बेटे हैं और ये IIT रुड़की में ही कर्मचारी हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं इस तरीके के लोग जो ओवर एज होने के बाद भर्ती हुए हैं। वो या तो IIT रुड़की में कर्मचारी हैं, या तो उनके जो संबंधी हैं, रिश्तेदार हैं, या फिर उनके बच्चे हैं। और जो हमारे पास ये डॉक्यूमेंट भी है उसमें इन सब के लिस्ट है, मतलब ये जो नाम है इसमें उन लोगों के जो चयन जो मेन जो अभी तक रिजल्ट जारी नहीं हुआ, लेकिन इसमें काफ़ी सारे उन लोगों के भी नाम हैं जो ओवर एज हैं। दूसरी बात ये है कि और तरीके की काफ़ी सारी अनियमितताएं हैं, जैसे PWD के जो 2 सीटें थी उसमें भी जो है विभिन्न श्रेणियों में कनिष्ठ अधीक्षक के कुछ पद थे, उसमें भी इसी तरीके से है कि भाई पहले उनको जो है हटा दिया गया था स्क्रीनिंग में, लेकिन उसके बाद फिर दोबारा से उनको चयनित कर दिया गया। तो सीधी सी बात है कि स्क्रीनिंग में भी जो IIT रुड़की का प्रबंधन है वो फेल रहा है। और इस तरीके से जो देखना था उनको कि भाई ये योग्य कैंडिडेट है या नहीं है, इसके डॉक्यूमेंट सही है या नहीं है, इसका कोई सत्यापन जो है उन्होंने किया नहीं। और आप ये लगा लीजिए कि जो PWD का जो Tier 2 सिस्टम था उसके लिए भी इन्होंने जो है, जैसे विकलांग लोग थे, विकलांग लोगों को टाइपिंग में जो है अतिरिक्त समय देने की मांग की, तो जो वो ये थे उनको भी अतिरिक्त समय दिया जाना चाहिए था जो विकलांग थे, लेकिन उनको भी किसी न किसी कारण से, जिसका कोई इन्होंने स्पष्टीकरण नहीं दिया, उनको मेन भर्ती से जब रिजल्ट आया तो उनको हटा दिया गया। जब परीक्षा हो रही थी जिस कमरे में, उस कमरे में जो डॉक्यूमेंट लाए गए थे वो बिना बंद लिफाफे के थे, उसमें कोई सील नहीं।
ये उन लोगों का आरोप है। तो आप लगा लीजिए कि इसमें इसीलिए हम लोगों ने उत्तराखंड क्रांति दल ने मांग की है सरकार से भी कि आप इसकी जांच करिए कि भाई ऐसे जो बिना सील डॉक्यूमेंट, बिना सील पेपर लाए हुए आप कमरे में कैसे उनको लेकर के आए, जिनकी सील पहले से खुली। तो जाहिर सी बात है कि जब पहले निकली थी तो अंडर एज था, बाद में ओवर एज हो गई। इस तरीके की अगर सरकारें करेंगी और हम लोग भी दबाव नहीं डाल पाएंगे तो सरकारें क्या करेंगी? फिर बैकडोर से आउटसोर्सिंग पे लाएंगी, अपने चहेतों को भर्ती करेंगी बिना किसी मानक, बिना किसी पैमाने के, जो उनके खास होंगे, जो उनके चुनाव में भागीदार रहे होंगे, जो उनके रिश्तेदार होंगे, जो उनको पैसे देंगे। सेवा साहब, एक जरूरी प्रश्न करूंगा कि पत्रकार, मैं एक सवाल भी करूंगा। आपको ये मुद्दे मिल जाते हैं, अभी किसी भी भूमिका में आप लोग नहीं हैं, केवल एक मात्र क्षेत्रीय दल जिसका अस्तित्व खत्म होने की कगार पे है। ये कड़वी सत्य है, कटु सत्य है इस प्रदेश का। वो लोग जो विपक्ष में बैठे हुए हैं, क्या उनको ये मामले उनके संज्ञान में नहीं आते होंगे? क्या उन्हें डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलते होंगे? और शिव प्रसाद सेमवाल के पास ये मामले कैसे पहुंच जाते हैं? और मैं इसलिए भी प्रश्न कर रहा हूं, एक पार्टी के, बड़ी पार्टी के अध्यक्ष हैं जो ये कहते हैं, जो आरोप लगाते हैं कि वो आवाज नहीं उठाते, पत्रकार उनकी आवाज नहीं बनते हैं, वो चाटुकारिता करते हैं दूसरी पार्टी की जो भाजपा दल है। पर जब उन पे सवाल और ये इस तरीके के युवाओं के साथ जो छल हो रहा है, आवाज उठाने की बारी आती है तो वो ना जाने दिल्ली तलब कर दिए जाते हैं, दिल्ली में बैठे रहते हैं। तब उन पार्टी का क्या होगा जब एक हार के बाद उन्हें दिल्ली तलब कर दिया जाए? जब उन्हें यहां पर सड़कों की बात वो कहते हैं, एक दिन का धरना दिया जाता है, धरने के बाद उस विपक्ष को ये नहीं पता होता कि उसका बाद क्या हुआ। क्या कहेंगे सेमवाल साहब? ये अपने आप में बड़ा दुखद है और पिछले 20-22 साल से हम लोग लगातार इसको देख रहे हैं कि हमारे जो विपक्षी दल हैं, चाहे भाजपा रही हो विपक्ष में या कांग्रेस रही हो, ये या तो मृत विपक्ष रहते हैं या फिर जब इनका टर्न आता है तो ये मित्र विपक्ष बन जाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जिनका काम कम से कम सदन में ही सवाल उठा ले, ये सदन में अपने क्षेत्र के प्रश्न तक नहीं पूछते। इनके सदन में आप हाजिरियां देखिए, वो प्रॉपर नहीं होती। जब सदन विधानसभा सत्र आया हो तो होता है, चाहे लोकसभा का सत्र हो या संसद का, राज्यसभा का सत्र, अपने घर जो ग्राम प्रधान बन जाता है वो घर बना लेता है 5 साल में। विधायक की तो बात ही दूर है। ये सीधे सीधे राजनीतिक स्टंट है, इसकी भी पड़ताल की जानी चाहिए। गैरसैंण सेमवाल साहब, गैरसैंण, गैर किले, बस ये सवाल के साथ इसलिए भी करूंगा, क्यों, क्या लोग नीचे आ जाते हैं? 4 धाम यात्रा होती तो घर छोड़ के नीचे आ जाते हैं, ऐसी कोई प्रबंधन नहीं हो पाता। अगर आपको तो एक उदाहरण पेश आएगा कि प्रदेश बनने के बाद सबसे ज्यादा करोड़पति बनाने वाला जो प्रदेश होगा वो उत्तराखंड होगा, जो जिसने नेताओं को करोड़पति बनाया है, जिसने ठेकेदारों को करोड़पति बनाया है, जिसने भू माफियाओं को करोड़पति बनाया है। तो सेमवाल साहब, जब इतिहास लिखा जाएगा तो उत्तराखंड के बारे में जब पढ़ाया जाएगा तो ये जरूर बोला जाएगा, उत्तराखंड प्रदेश जब बना उसके बाद सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री, उसके साथ नेताओं की जो प्रॉपर्टी है वो बढ़ी, 30 से 40 गुना बढ़ गई। जिसकी कभी दुकानें हुआ करती थी, आज उनके महल खड़े हुए हैं यहाँ पे। वो प्रॉपर्टी कहां से आई, उसकी जांच कराने वाला कोई व्यक्ति नहीं है, और जो आवाज उठाता है उसके लिए सुद्दो वाला जेल या तमाम जेलें रखी हैं। क्या कहेंगे? ये अपने आप में बड़ा सवाल है, बड़ा विषय है। आपने जिस तरीके से सुना कि भाई भारत एक ऐसा देश है जो, जहां पर, भारत एक ऐसा देश है कि जहां पर गरीब जो देश है और लेकिन लोग में यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, वो पहाड़ की जनता जो लगातार एक आस के साथ आपको जिताती है, एक बम्पर आस के साथ, वो रुक भी नहीं कर पाते उस विधानसभा के, 5 वर्षों के बाद जाते हैं और फिर बम्पर वोटों से जीत के आते हैं। सेमवाल साहब, जाते जाते बस इस बात का जवाब देखिए। इसमें 2 सवाल आपने उठाए जो बड़े महत्वपूर्ण हैं। एक तो गैरसैंण विधानसभा सत्र को लेकर के सवाल ये है कि एक और सरकार कहती है, इनके जो पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री थे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, वो कहते थे कि ये ग्रीष्मकालीन राजधानी है। भाई जब आप गर्मियों में ही वहाँ सत्र आयोजित नहीं कर पा रहे हो और सर्दियों में आपको वहाँ ठंड लगती है, बरसात में वहाँ रास्ते टूटे रहते हैं, तो आप किस बात की ग्रीष्मकालीन राजधानी है? फिर जब आप गर्मियों में भी सत्र नहीं कर सकते तो कब सत्र करोगे? बड़ा सवाल तो ये है। दूसरी बड़ी बात जो आपने कही किशोर उपाध्याय को लेकर के, मुझे लगता है ये सीधे सीधे राजनीतिक स्टंट है। अगर भाई MLA